बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में एनर्जी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। हम जो है वो सांस लेना और रिस्पायरेशन कराना, ब्रीदिंग करना, ये सारी प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होती है। और इसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो है वो फूड के साथ मिलती है और हमें क्या देती है, एनर्जी देती है और साइड प्रोडक्ट भी निकालती है, CO2 और हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है बाहर। तो यानी कि ये सारे काम जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक काम होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि फिशेस जो है वो बाहर क्यों हो जाती है जब उनको OUT आउट यहाँ पे होगा, ठीक है, पानी से बाहर निकाला जाता है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज आमना एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ NCERT। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और नॉलेजेबल क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फ़िशेस को जब बाहर पानी से निकाला जाता है तो ये जो है वो डाई क्यों हो जाती हैं। तो क्यों डाई हो जाती हैं, क्योंकि फ़िशेस को क्या चाहिए, ये जो फ़िश है देखें इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फ़िश का। ये थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे, ये ऐसे फिर ऐसे हो जाती है। तो ये जो यहाँ पे क्या होता है, गिल्स बना होता है। ये गिल्स के थ्रू जो है वाटर अंदर जाता है और बाहर निकलता है और रिस्पायरेशन की सारी प्रोसेस होती है। तो ये जो यहाँ पे बना हुआ है इसको कहा जाता है गिल्स। अब ये गिल्स जो होता है उसी के थ्रू ऑक्सीजन पानी जो है वो अंदर जाता है और पानी बाहर आता है, एक्सचेंज होता है सारा कुछ। और उसी पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है जो बॉडी के अंदर जाती है और ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर में फ़िश को अगर हम रख दें, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे अगर हम फ़िश को रख देंगे ना, तो फ़िश जो है वो फ़िश के अंदर पानी जो है वो गिल्स के थ्रू कैसे जाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। तो जब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो ये क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ये ज़िंदा रहती है, ठीक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पे देखें, इसका आंसर ये हो जाएगा कि फ़िशेस के पास क्या होता है, गिल्स होता है। फ़िशेस के पास क्या होती हैं, गिल्स होती हैं, जो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर का काम करती हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन जाता है वाटर से। और अगर ऐसा ना हो, अगर ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन ना जाने पाए और इसको एटमॉस्फेयर पे हम लेके चले जाएँ तो वो रिस्पायर नहीं कर पाएगी, यानी कि रिस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी और ये डाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल था कि फिशेस हैव गिल्स, इनके पास गिल्स होता है, जिसको रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाती है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन ही ले पाती है वाटर से, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो वो क्या हो जाएगी, रिस्पायरेशन नहीं कर पाएगी और डाई हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है आपका ये हो गया। बाकी एक चीज़ और हम लोग रिस्पायरेशन में देख लेते हैं कि रिस्पायरेशन जो होता है, कुछ रिस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कुछ रिस्पायरेशन ऐसे है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो जिस रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उस रिस्पायरेशन को क्या कहा जाता है, जिस रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उस रिस्पायरेशन को क्या कहा जाता है। और आपको ये पता ही होगा कि रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, कि ये जो फूड है, इस ऑक्सीजन को इधर आप ले आएँ, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए इस ऑक्सीजन को यहाँ पे ले आएँ, इसके साथ मिल करके क्या देती है, हमें एनर्जी देती है, ताकि हम अपना सारा काम कर सकें। तो ये तो रिस्पायरेशन की प्रोसेस है। लेकिन इसी रिस्पायरेशन में क्या होता है, कभी कभी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कभी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कभी ये जो रिस्पायरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म के बाद कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन कोई रिस्पायरेशन ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। कोई रिस्पायरेशन ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि एनर्जी जो निकलती है, जिसको जो कि ATP के फॉर्म में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें 38 ATP निकलती है। कुछ रिस्पायरेशन ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी जो है वो 2 ATP निकलती है। 38 ATP और 2 ATP 38 ATP और 2 ATP का मतलब क्या होता है कि 1 ATP जो है वो एनर्जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 1 ATP इज इक्वल टू होता है 30.5 किलो जूल और 7.0 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये जो होता है ATP का काम होता है वैसे ये, कि एनर्जी जो है वो ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में बॉडी में स्टोर होती है। और 1 ATP जो होता है वो 30 किलो जूल 30.5 किलो जूल की बराबर होता है, ठीक हो गया। तो हमारी बॉडी में क्या हो गया, 38 ATP कब निकलेगी,
कब 2 ATP निकलेगी, कब जो है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा फूड का, कब जो है वो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये सब जो कहानियाँ थी, ये सब जो मसले थे, इसकी वजह से क्या किया नेचर ने, ऐसा कर दिया कि रिस्पायरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया एक रिस्पायरेशन जिसमें जो है वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसको कह दिया कि एरोबिक रिस्पायरेशन, और एक रिस्पायरेशन जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसको कह दिया एनोरबिक रिस्पायरेशन। यानी कि ये ऑक्सीजन वाला है और ये बिना ऑक्सीजन वाला है। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जो ऑक्सीजन वाला रिस्पायरेशन है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसकी क्या होगी, उसकी काबिलियत ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा काम करेगा, है ना। तो जब वो ज़्यादा काम करेगा तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा कि ये होगा साइटोप्लाज्म में। और कहाँ पे होता है ये होता है साइटोप्लाज्म में, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये जो दूसरा वाला रिस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। अच्छा, अब साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। एक चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो सेल है जिसकी वजह से आपकी बॉडी बनी हुई है, ठीक है, इस सेल के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है सारा का सारा, जिसमें सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ये जो पूरा लिक्विड है उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। अब इस लिक्विड को क्या किया गया, नेचर ने कहा कि आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जो पूरे सेल को कंट्रोल करे और जो पूरे सेल का काम करे। जब जो पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है उसको कह दिया कि आप जो है वो न्यूक्लियस हैं, और जो साइड साइड में ये जो डॉट 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 मैंने बनाया हुआ है ग्रीन वाला, उसको कह दिया कि आप जो है वो साइटोप्लाज्म है। ठीक है। तो यानी कि ये जो प्रोटोप्लाज्म था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया आपका, एक हो गया आपका न्यूक्लियस, दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म। अब ये जो रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, पहला वाला रिस्पायरेशन जो है तो वो तो यही होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है। लेकिन दूसरा वाला रिस्पायरेशन जो होता है, ये जो सेल है, सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन, उसके चारों तरफ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो पावर हाउस का काम करती हैं, जो प्रोटीन बनाने का काम करती हैं, जो डाइजेशन का काम करती हैं। ठीक है। जो 1 से 2 करके सेल को डिवाइड होने में हेल्प करती हैं। तो वहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है जो पावर हाउस की तरह काम करता है, इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो लिक्विड था, ये वाला डॉट 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 जो ब्लू ब्लू मैंने बनाया हुआ है डॉट ना, वो है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है। और ये जो गोला बनाया हुआ है सारा, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ये साइटोप्लाज्म होता है ना, वहाँ पे क्या कौन सी प्रोसेस होती है, रिस्पायरेशन की वो वाली प्रोसेस होती है जिसमें क्या है, रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो पहले साइटोप्लाज्म में जाएगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, उसका काम जो है वो यहीं पर तमाम हो जाता है। साइटोप्लाज्म तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक जाने की उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे थे रिस्पायरेशन वाला, कि एरोबिक एनारोबिक 2 पार्ट में जो डिवाइड किया गया था ना, तो पहला वाला था क्या कि एक तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये साइटोप्लाज्म में होगा जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, 2 जगह पे होता है। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब ज़्यादा जगह पे होगा तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसमें मिलती है 38 ATP, और जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसमें निकलती है 2 ATP। अब 38 ATP जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी है, 2 ATP जो है कम एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्यों निकलती है, क्योंकि कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का। जो हमने ग्लूकोज डाइजेशन में बनाया हुआ था, उसका अब क्या करना है, एब्जॉर्प्शन होना है। तो कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, इस वजह से क्या होता है, ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है, पूरी तरीके से ग्लूकोज जो है वो ब्रेक नहीं होता है। तो यानी कि जिसमें कम ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसमें एनर्जी भी कम मिल रही है, खाना भी पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो रहा है, और जो है वो इसमें अल्कोहल और एसिडिक लैक्टिक एसिड भी बन रहा है। तो यानी कि ये जो है वो रिस्पायरेशन 2 तरीके का हो गया, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उसके कुछ चीज़ें ये हैं। सबसे पहला क्या हो गया, ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन एब्सेंट। दूसरा क्या हो गया, ये साइटोप्लाज्म में होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। थर्ड चीज़ क्या हो गई, ये कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे क्या होता है, ICB, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। नंबर 4 पे आप देख लें, यहाँ पे बनता है CO2 और H2O बनता है, और यहाँ पे क्या बनता है, CO2 बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है, EA बनता है, और लैक्टिक एसिड बनता है, L और A बनता है, लैक्टिक एसिड। और एनर्जी क्या निकलती है, एनर्जी जो इसमें निकलती है 38 ATP निकलती है, और इसमें जो एनर्जी निकलती है वो 2 ATP, 38 ATP निकलती है, 2 ATP निकलती है। तो ये जो डिफरेंसेस किए गए हैं, इस वजह से इनके नाम भी अलग हो गए हैं। ये एरोबिक रिस्पायरेशन है और ये आपका एनोरबिक रिस्पायरेशन है। तो एरोबिक एनोरबिक रिस्पायरेशन में आपको डिफरेंस भी पता चल गया और प्रोसेस भी पता चल गई। ठीक है। तो और एक चीज़ और आप देख लें कि फर्स्ट स्टेप जो होता है एरोबिक में और एनोरबिक में,
ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है आपका और ये जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है, इसमें दोनों में क्या होती है, एक चीज़ कॉमन होती है। दोनों में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो एक ही होता है और वो होता है आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस होता क्या है कि ये जो ग्लूकोज था, ये इसमें कार्बन जो था, ये जो ग्लूकोज था इसमें जो कार्बन था ना वो क्या था, C6H12O6। तो ये जो कार्बन 6 था, ये कार्बन 6 से 3 कार्बन वाला कोई मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये जो ब्रेक करने की जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ये दोनों स्टेप जो है वो कॉमन है एरोबिक एनारोबिक में, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो चले आज इतना ही रहने दें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंस के बारे में, और मैं PDF बना के दे दूँगी आपको, और पेज बना के भी दे दूँगी, और ATP क्या होता है ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और 1 ATP इज़ इक्वल टू कितना होता है ये भी देखेंगे। ठीक है, चले, गुड बाय।